एम मेरा हीरो बनने का तो था नहीं, कोई गॉडफादर तो बॉम्बे में था नहीं कि मेरी कि हेल्प करेगा, मदद करेगा, कहेगा आ जाओ करवा लेते थे। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, उनसे मैं मिलना ही नहीं चाहता। बहुत बड़ी ज़िंदगी है, बहुत सारे लोग हैं। उनके अलावा धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ उनको भुनाते हैं। ये सब चीज़ें देख के हमको नफरत हो गई थी। तब से मैंने आज तक पैसे चढ़ाने बंद कर दिए। जैसे शोला और शबनम के बाद तकरीबन 2 साल तक कोई काम नहीं था, क्योंकि वो फिल्म हिट हो गई थी। मेरे बारे में ये अफवाह फैल गई कि ये बहुत घमंडी है, बहुत घमंडी एक्टर आया है जिसने इसमें रोल किया था। तो पहले लोग बुला रहे थे, फिर लोगों ने बुलाना बंद कर दिया। नमस्कार, मैं हूं रेहान हुसैन और आप देख रहे हैं लहरें। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मशहूर अभिनेता जो है गोविंद नामदेव जी, जिन्होंने अपने शानदार अभिनय से जो है कई शानदार फिल्में हिंदी सिनेमा को दी हैं और इसके अलावा वो देश के जाने माने थिएटर आर्टिस्ट भी हैं और नाटकों के ज़रिए उन्होंने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई है। गोविंद जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत सर आपके करियर से ही करते हैं, बचपन से ही करते हैं। कहा यह जाता है कि आप जब 6वीं क्लास में थे तभी से आपने कई महापुरुषों की जीवनी पढ़ी, जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। हाँ। और वहाँ आपके अंदर एक एनर्जी आई कि नहीं, सब लोग दिल्ली जाके जो है बड़े आदमी बनते थे, तो हम भी कुछ ऐसा करेंगे। तो ये जो एक किरण फूटी आपके अंदर, ये कैसे हुआ, इसके बारे में बताएं। अरे वाह, तो आपने काफ़ी पढ़ा मेरे बारे में। तो जी, मेरा बचपन बड़ा रोमांचक रहा जी, खूब रोमांचक रहा। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे बचपन ने ही सेट कर दिया था कि मेरी आगे की लाइफ कैसी होगी। जी, मतलब मुझे आज भी हैरानी होती है कि मैं इतना कैसे सोच सका बचपन में कि मुझे अपने बड़े भाई की तरह नौकरी नहीं करनी। मुझे जबकि उस समय नौकरी मिलना, वो भी सरकारी नौकरी मिलना, एक बहुत बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये भी कोई ज़िंदगी हुई कि पढ़ाई की, तो उसके बाद फिर शादी की, नौकरी की, बच्चे हुए और बच्चों को पालते हुए जीवन ख़त्म। जी, ये क्या मतलब हुआ? ये उस समय मुझे इस बात का रियलाइजेशन था कि ये तो कोई लाइफ नहीं है। तो ऐसा लगता था बार बार कि मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीने हैं, मुझे कुछ ऐसा करना है कि लोग मेरी तारीफ़ करें, मेरे परिवार की तारीफ़ करें, मेरे परिवार का नाम हो, हमारे मोहल्ले का नाम हो, हमारे शहर का नाम हो। ये संस्कार डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे अपने फादर से मिला। जी, मेरे फादर एक बड़े मशहूर पहलवान थे। जी, जी, तो वहाँ हर 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में कुश्तियाँ हुआ करती थी हमारे सागर में। जी, तो वो बहुत फेमस थे और हर बार ऐसा होता था कि कुश्ती जीतते ही जीतते थे, काफ़ी नाम था उनका। और जब कुश्ती जीतते थे तो कुश्ती का जो वेन्यू है वहाँ से लेके घर तक तकरीबन 3 किलोमीटर लोग उनको कंधे पर बिठा के और खूब ढोल ताशे बजाते हुए जय जयकार के साथ आया करते। तो प्रेरणा वहाँ से मिली कि हर जगह, हर क्षेत्र में मुझे अव्वल आना है। वो देख के मुझे लगता था कि वाह क्या बात है, मुझे भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। मुझे कितनी बड़ी बात है, भीड़ की भीड़ चली आ रही है, कंधे पर बिठाए हुए है और चले जा रहे हैं। जी, वो प्रेरणा मुझे उनसे मिली और इसके लिए वो हर रोज़ 2 घंटे रियाज करते थे, अखाड़े जाते थे, दंड बैठक 2 घंटे। तो आपके मन में नहीं वो इच्छा हुई कि मैं भी पिताजी की तरह ही पहलवानी या कुछ? मैं जाता था। जाते थे आप? यही सब मैंने देखा, वो मुझे साथ में ले जाते थे। मैंने भी अखाड़े में बहुत मेरे ख्याल से जितना, हालांकि बच्चों का उतना था नहीं, बच्चे कम थे हमारे अखाड़े में। तो मैंने भी दांव पे सीखे हैं। मैंने भी वो वहाँ की जो मिट्टी है उसको गोड़ना बोलते हैं। हाँ, अखाड़ा गोड़ना। तो वो सब किया है और उनकी तरह दंड बैठक लगाए हैं। 500 दंड बैठक तो मैंने लगाए। अब हम इमेजिन कर सकते हैं 500 दंड और 500 बैठक, तो वहाँ तक पहुँच गया था। तो अभिप्राय ये है कि मैंने
जो मेहनत करने का जज्बा और जो अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए जो एक जद्दोजहद है वो मैंने अपने फादर से ली जी। और वहीं से ये संस्कार पैदा हुआ मुझे मेरे अंदर कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ बेहतर बनना है, मुझे कुछ ऐसा बनना है कि लोग देखें, वो कहें कि हाँ वाह क्या बात है। सो वहाँ से ये सेट हुआ कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। इसी दौरान स्कूल में हमारे 5वीं क्लास में गांधी जी के उनकी जो सत्य के प्रयोग किताब है आत्मकथा जी। उसमें से कुछ प्रसंग हम लोगों को पढ़ाए जाते थे। उसमें एक प्रसंग था कि उनके पास पैसे नहीं थे, घर परिवार की स्थिति आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी जी। कि वो इंग्लैंड में पढ़ सकें और इनकी बड़ी इच्छा थी कि मुझे इंग्लैंड जाके बैरिस्टरी पढ़नी है। पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे लेकिन पैसा वैसा तो था नहीं, तो काफ़ी परेशान बने रहते थे। पिताजी से कहते थे लेकिन पिताजी अपनी असमर्थता बता देते थे। बाद में जब पिताजी को लगा उनके कि इसमें तो बहुत तीव्र इच्छा है वहाँ जाने की, तो उन्होंने लोगों से बात करके और लोगों से इधर-उधर करके पैसे जुटाए और फाइनली उनको इंग्लैंड पहुँचा दिया। वहाँ जाके उन्होंने पढ़ाई शुरू की, पढ़ाई पूरी नहीं हुई और अब उनके पैसे ख़त्म हो गए जी। और ऐसी स्थिति बन नहीं पा रही थी कि वहाँ से पैसे आ सकें भारत से। तो उन्होंने वहाँ पर नौकरी की और नौकरी करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की। तो ये बात मेरे दिमाग में एकदम से स्ट्राइक की और ये बैठ गई क्योंकि गांधी जी लंदन में जब दूसरी कंट्री में जाके अगर नौकरी करके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं तो मैं भी तो ऐसा कर सकता हूँ। मैं तो गांधी जी से ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ क्योंकि वो मेहनत कूट के भरी थी, मेहनत का जो जज्बा था। ये बात आई गई हो गई दिमाग में बैठ गई ये बात। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन मुझे अपने बड़े भाई की अलमारी में जो उन्होंने लाइब्रेरी बनाई रखी थी, वहाँ पर मुझे गांधी जी के सत्य प्रयोग की पूरी किताब दिखाई दे गई। अरे सोने पे सुहागा। मैंने कहा अरे यार ये क्या है, ये तो वही किताब है जी। तो मैंने वो निकाल ली और मैंने पढ़ना शुरू किया और मैं कह नहीं सकता हूँ, मैं उसको पूरी पढ़े बगैर छोड़ा ही नहीं। मैंने खाना पीना सब भूल गया मैं। मुझे लगा कि यार ये कैसे व्यक्तित्व है, ये कैसी पर्सनालिटी है, बिल्कुल मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है, जिसकी वजह से उनका इतना पूरी दुनिया में लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया। मुझे तो ऐसे ही कुछ बनना है जी। उसके बाद फिर मुझे आदत पड़ गई हमारे जो ग्रेट लोग हैं हमारे भारत के, उनकी जीवनियाँ पढ़ने की, और मैं उन्हीं की दुनिया में रहने लगा। मुझे लगा कि मुझे तो ऐसे ही कुछ बनना है, मुझे कुछ इस तरह की नौकरियां वगैरह नहीं करनी है। और निष्कर्ष ये निकला कि ये जो लोग हैं जो बड़े बने ऐसे ही नहीं बने, वो उन्होंने बड़े बड़े संस्थानों में ट्रेनिंग की है, पढ़ाई की है, और वो भी बड़े बड़े शहरों में। किसी ने कलकत्ता में की है, रविन्द्रनाथ टैगोर की मैंने जीवनी पढ़ी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पढ़ी, लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी पढ़ी, सब ने पढ़ाइयाँ की। तो मुझे लगा कि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर मुझे कहीं बाहर पढ़ाई करने का मौका मिल जाए तो मैं तो गांधी जी की तरह नौकरी करूँगा और पढ़ाई करूँगा। एनीवे, बस यहाँ से सूत्रपात हुआ, ईश्वर ने मेरा साथ दिया, मुझे दिल्ली पहुँचा दिया इसी धुन में। अच्छा। मन में ये था कि अगर किसी तरह से भारत की राजधानी दिल्ली में पढ़ने का मौका मिल जाए तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात हो जाएगी। मतलब ये अपने आप में बड़ी बात हो जाएगी कि वो राम प्रसाद पहलवान का बेटा है ना, वो दिल्ली में पढ़ रहा है। ये अपने आप में कितनी बड़ी अचीवमेंट की बात है। तो मैं कोशिशों में लगा रहा कि ऐसा कुछ हो जाए, और ऐसा हो गया। मेरे कोई दोस्त थे, उनके अंकल वहाँ पर दिल्ली में रहते थे जी, और उनका कोई कार्ड आया था उसके घर में, तो उसने मुझे बताया
तो मैंने उसको पूछा कि उसमें एड्रेस लिखा हुआ है? तो उसने कहा हाँ एड्रेस लिखा हुआ है। तो मैं कहा ले आओ उसको। तो वो ले आया, मैंने जल्दी जल्दी वो एड्रेस लिखा और अभी इस धुन में रहने लगा कि दिल्ली जाएं कैसे। तो सर दिल्ली में आपने बाकी की पढ़ाई पूरी की? हाँ जी। और उसके बाद का सफ़र कैसे आप एनएसडी की तरफ बढ़े, वो कहानी आप शेयर करिए। दिल्ली में स्कूलिंग की मैंने, 8वीं क्लास से मैंने वहाँ पढ़ाई की जी। 7वीं क्लास तक मैं सागर में पढ़ा था। 8वीं क्लास से ग्रेजुएशन तक दिल्ली में पढ़ाई की। ग्रेजुएशन मैंने प्राइवेट किया। अच्छा। 11वीं क्लास के बाद। तब 11वीं क्लास के बाद होता था? तब 11वीं क्लास के बाद होता था। हायर सेकेंडरी हुआ करती थी। अच्छा। पहले इंटरमीडिएट नहीं थी, जो इंटरमीडिएट होता है 12वीं क्लास हाँ, के। 12वीं। पर हमारे टाइम में ये 75 की बात है, 75 से 78 की बीच की बात है। तो उस समय हायर सेकेंडरी हुआ करती थी। तो हायर सेकेंडरी के बाद 3 साल का आगे ग्रेजुएशन हुआ करता था। तो हायर सेकेंडरी होने के बाद कुछ समस्याएं आ गई कि मैं या तो मैं नौकरी कर सकता हूँ या मैं कॉलेज कर सकता हूँ। कॉलेज जाने का मतलब है कि आप दिन फुल डे, ऐसी व्यवस्था हो नहीं पा रही थी कि साथ साथ पहले जिस तरह से मैं कर रहा था पढ़ाई और काम नौकरी। तो उसी दौरान मैं चूँकि मैं नौकरी ढूंढ रहा था ऐसी कोई कि जो पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, मैं अपना कॉलेज कर सकूं, नौकरी भी कर लूँगा। उसी दौरान मुझे नेशनल स्कूल ड्रामा का ये ऐड दिखाई दिया जी। साहित्य कला परिषद दिल्ली का। ये साहित्य कला परिषद एक गवर्नमेंट का ही संस्थान है जी, जो आर्ट को बढ़ावा देता है जी। तो उनकी तरफ से ये विज्ञापन आया कि 2 स्कॉलरशिप्स दिल्ली राज्य के लिए अनाउंस किए जाते हैं नेशनल स्कूल ड्रामा में कोर्स करने के लिए। 250 रुपये का। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा है। और मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत आगे था। मतलब ये है कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं वहाँ के स्कूल की कल्चरल विंग का मैं प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट हो गया था। और जो भी प्रोग्राम होते थे मेरे हिसाब से होते थे। और 90% प्रोग्राम्स में मैं हिस्सा लिया करता था। चाहे वो गाना हो, गाता भी था अपने हिसाब से, चाहे वो कविता वाचन हो, कविता वाचन भी करता था और कविताएं उस हिसाब से लिखता भी था जो आदमी जो एक उस एज में लिख सकता है। कोई भी भाषण हो, भाषण लिख के आता था, तैयार करके भाषण देता था। वाद विवाद प्रतियोगिता हो, इस तरह के सारे ड्रामा हो, एक्टिंग हो, सब चीज़ें मैं करता था। तो डिमांड बहुत रहती थी। और हमारे टीचर्स ने, हमारे जो फ्रेंड्स हैं रहे, बहुत हमारे मतलब समझ लो कि कंधे पर बिठाया हुआ था उन्होंने। तो फिर मुझे भी जिम्मेदारी लगती थी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करना है, जो कि मेरी आदत भी बनी हुई थी। तो बहुत एक्टिविटीज़ में मैं था, कल्चरल एक्टिविटीज़ में। तो जब एनएसडी का ये आया तो मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा है। उसके पहले मैं एनएसडी के बारे में जानता नहीं था कि एनएसडी क्या है। वो मुझे बाद में मालूम पड़ा कि अच्छा ये तो इंटरनेशनल लेवल का एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है हमारे हिंदुस्तान का। एक कॉन्फिडेंस लेवल मेरा इसलिए भी बड़ा हुआ था, जब ड्रामे वाली बात आई, मैंने एक सोलो परफॉर्मेंस बनाया हुआ था। अच्छा। जिसमें बेटा अपनी माँ से संवाद करता है, बात करता है। वो बताता है कि मैं अकेला हूँ, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ, मुझे कैसे कैसे स्थितियों में मैं चल रहा हूँ, लेकिन मैं जल्दी आऊँगा या आप आ जाओ। इस तरह से एक जो बच्चा अकेला रहता है, मैं अकेला रहता था दिल्ली में, तो उनको बहुत मिस करता था माँ को। तो उसी हिसाब से मैंने लिखा भी। तो जब मैं परफॉर्म करता था तो परफॉर्मेंस के एंड में पहुँचते एकदम मैं रोने लगता था। माँ को मिस करके रोने लगता था। तो देखने वाले एकदम सरप्राइज हो जाते थे कि अरे यार ये तो रियल में रो रहा है। तो एकदम से तालियां बज जाती थी और वाह वाह कर उठते थे लोग।
तो ये सब देख के लोग मुझे बहुत चाहने लगे थे। एक दिन क्या हुआ, मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया अपने चैम्बर में। अच्छा, प्रिंसिपल हमारे बहुत हार्ड थे, बहुत सख्त थे। मतलब बुलाया मतलब कि कुछ गड़बड़ करी की है। एनएसडी वाले या कॉलेज? नहीं, स्कूल की बात कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि यार तुम कितनी अच्छी एक्टिंग करते हो। अच्छा, अप्रिशिएशन मिल गया। हाँ, वो तुम अगर उसको करियर बनाओ जी, तो तुम बहुत आगे जा सकते हो। सही। उनकी ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। हाँ, जनरल कोई और दूसरी, सब लोग तो ऐसे बोलते ही थे जी। लेकिन जब मुझे प्रिंसिपल ने बना बताया, प्रिंसिपल ने मुझे ये कमेंट किया, तो मुझे लगा कि यार कुछ तो कर सकते हैं फिर, अगर ये बोल रहे हैं तो एनएसडी का जब वो आया तब मुझे लगा कि ये शायद मौका मुझे मिल रहा है। तो इस तरह से मैंने एनएसडी के लिए अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। 75 में मैंने एनएसडी ज्वाइन किया और 75 से 78 तक मैंने 3 साल का कोर्स किया। उसी दौरान मैंने जो मेरा लक्ष्य था ग्रेजुएशन का, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पूरा किया। क्योंकि आप हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट थे, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, तो कुछ परेशानियां वहाँ फेस करनी पड़ी पढ़ाई के दौरान, क्योंकि एनएसडी के लेक्चर्स जो है यूजुअली इंग्लिश में ही होते थे। बहुत, मतलब इतनी परेशानियां पैदा हो गई कि मुझे लगा कि शायद मैं गलत जगह पर आ गया। अच्छा। जितने भी फैकल्टी मेंबर्स थे वो सब पहुँचे हुए विद्वान थे। और पहुँचे हुए विद्वान से मतलब है कि अंग्रेजियत में रंगे हुए पूरा। किसी ने इंग्लैंड से किया है, किसी ने जर्मनी से किया है, मतलब इस तरह के लोग थे। हमारे जो डायरेक्टर थे उनकी कोशिश ये थी कि यहाँ विद्वान लोग आए जो सिखाएं। समस्या ये रही कि उनको हिंदी नहीं आती थी। तो जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं उनको बड़ी परेशानी हो गई। हमको इतनी परेशानी हुई, मतलब 3 महीने के अंदर ऐसे झटके लगे। तो जो कॉन्वेंट एजुकेशन से आए हुए लोग थे वो कंफर्टेबल थे, और जो हिंदी बेल्ट के थे वो बहुत परेशानी में रहते थे। उसी वजह से जो मैं बता रहा हूँ बिगिनिंग में इस तरह के डिफरेंसेस से पैदा हो जाते थे। शुरू में हर जो स्टूडेंट आता है वो थोड़ा अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता है, अंग्रेजी से, अपने पहनावे से, अपने पैसों से। हमारे पास तो ना पैसा था और ना उस तरह की एजुकेशन थी। सो 3 महीने के अंदर मुझे लगने लगा कि नहीं, डिप्रेशन में आ गया। मैंने क्लासेस जाना बंद कर दिया। अच्छा। समझ नहीं आया कि क्या जो पढ़ाते हैं वो समझ नहीं आता। जब वो पूछते हैं तो हम बेवकूफ़ों से की तरह खड़े हो जाते हैं। हम बता देते हैं कि हम सॉरी, हमको नहीं समझ में आया, बस इतना ही। तो फिर कैसे सॉल्व हुआ ये मसला? तो उसके पीछे भी हमारे इब्राहिम अलकाजी साहब का बड़ा हाथ है। अच्छा। उन्होंने जो शिक्षाएं दी है वो आज तक हमारे काम आ रही। 3 महीने किसी तरह से हमने बिता लिए। जब ऐसी जगह में आप पहुंच जाते हैं जहाँ आप बिल्कुल अनफिट हैं तो आप ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते, मन नहीं लगता। तो 1-2 महीने तक चलाते रहे। फिर 2 महीने के बाद धीरे धीरे हमने क्लासेस कम करनी शुरू कर दी, पीरियड्स जाना बंद कर दिया। फिर क्लासेस में पहले आगे की बेंच पर बैठते थे, फिर धीरे धीरे करते करते लास्ट में पहुंच गए, लास्ट की बेंच में बैठने लगे। फिर धीरे धीरे वहाँ से गायब होने चालू हो गए। अच्छा। और तीसरे महीने में ये होगा कि मेरा जाना ही बंद हो गया और मुझे लगने लगा कि मैं किसी गलत जगह पहुँच गया। और डिसीजन ये बनने लगा कि मुझे अभी यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे एक नौकरी दिखाई दी, विज्ञापन में देखा एक नौकरी दिखाई दे रही है, तो एक काम करते हैं, ये नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, अपनी ग्रेजुएशन करते हैं, ये झमेला नहीं होता है होना। तो तय हो गया, यस अगले संडे को निकलना है। फ्राइडे के दिन मैं अपने इंस्टीट्यूट से ऐसे बाहर आ रहा था तो पीछे से आवाज़ आई, ए नामदेव। मेरे हमारे टीचर की, जो हमारे डायरेक्टर इब्राहिम अलकाजी साहब ऐसे ही बोलते थे। तो मैं एकदम कांप गया। मैंने देखा कि कम हियर,
और मैं गया उनके पास, व्हाट हैपेंड, तुम क्लास से जाना बंक करना शुरू कर दिया है, तुमने क्लास से जाना बंद कर दिया है, क्या हो गया, तुम्हारा तो रिकॉर्ड इतना अच्छा था, क्या हुआ? तो डांटना शुरू कर दिया, मैंने रोना शुरू कर दिया। मैं कहा सर कि मुझे यहाँ कोई क्लास में समझ में नहीं आता है, जो पढ़ाते हैं वो हमारी समझ में नहीं आता। हम उनको कहते हैं कि आप हिंदी में पढ़ाओ उनको, वो हमको नहीं हिंदी में पढ़ाते हैं, और ये बात मैंने कई बार कही है। अब हिंदी में नहीं पढ़ाते हैं इसलिए हमारी समझ में नहीं आता है, और हम हिंदी को अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होता नहीं इतनी जल्दी। जिस तरह की वो भाषा बोलते हैं, जिस तरह से फर्राटेदार ढंग से बोलते हैं, हमको नहीं समझ में आता है। ओके, अच्छा, तो उनको रियलाइज़ हुआ है, तो बोले अच्छा चलो। वो अंदर लेके गए, मुझे चैम्बर में लेके गए, अपने पानी पिलाया, अपने हाथ से पानी पिलाया। अच्छा। मुझे याद है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। हाँ, फिर उन्होंने बहुत मुझे पैट किया और कहा ठीक है हम इनसे बात करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने कहा कि अगर 9 सब्जेक्ट है, इसमें 5 से 6 सब्जेक्ट तो प्रैक्टिकल है, जिसमें मेकअप है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, डांस मूवमेंट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें कहीं भाषा नहीं आ रही। अच्छा। उसके बाद फिर स्वॉर्ड फाइटिंग है जी, वो भी प्रैक्टिकल है, म्यूज़िक है वो भी प्रैक्टिकल है, स्पीच है वो भी प्रैक्टिकल है। ऐसे उन्होंने 5-6 सब्जेक्ट गिना दिए। तो कहे जहाँ लिटरेचर है वही तो भाषा का समस्या है, जिसमें क्लासिकल ड्रामा, वेस्टर्न ड्रामा, मॉडर्न इंडियन ड्रामा, ये इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं, वर्ल्ड ड्रामा, ये सब है जहाँ थ्योरी है वहाँ थ्योरी है, वहाँ भाषा है। तो भाषा की समस्या तो वहाँ पर है, यहाँ नहीं है जी। तो तुम्हारा जो टैलेंट है, क्योंकि तुम इतने मेहनती हो, तो तुम इनके ऊपर काम करो ना। भाषा कहाँ आती है वहाँ पर? दिमाग में मेरी बिजली कौंध गई। मैं कहा यस, मैंने सोचा ही नहीं था। उसके बाद से मैंने अपना रूटीन बनाया, उन्होंने समझाया कि मैं सब करूँगा, उनको बोलूँगा, लेकिन तुम इसके ऊपर काम करो अपना। अच्छा। और दूसरे दिन से सुबह 5 से 8:30 का टाइम मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए रखा। अच्छा। जिसमें योगा, डांस मूवमेंट, स्पीच, नहीं ऐसे 2-3 सब्जेक्ट जो मैं बहुत कमज़ोर था वो मैं करने लगा। और इस तरह से विदिन 6 मंथ्स मैं जो पीछे चला गया था, धीरे धीरे अभी उन सब्जेक्ट्स में टॉप करने लगा। अच्छा। उन सब्जेक्ट्स में टॉप करने लगा तो लोगों की लाइकिंग मेरी तरफ बढ़ने लगी। इस तरह से मैं वापस एनएसडी में आ गया। 3 साल का कोर्स किया। 3 साल कोर्स करने के बाद जब मुझे लगा कि और परफेक्शन चाहिए, तो नेशनल स्कूल ड्रामा के ही प्रोफेशनल विंग है एक, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल बोलते हैं। अच्छा। उसमें सभी एनएसडी के ही ट्रेंड एक्टर्स, ट्रेंड टेक्नीशियंस, ट्रेंड डायरेक्टर्स, वो सब उनका ही एक ग्रुप है। उनको गवर्नमेंट एक सैलरी देती है और उनका काम होता है नाटक तैयार करना और थिएटर का प्रचार प्रसार करना। अच्छा। जगह जगह जाके। यानी कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप बाहर नहीं निकले कि नहीं, आप वहीं रह गए? हाँ, अपने आप को मुझे लगा कि और चाहिए मैच्योरिटी लेवल। तो वो ग्रुप बहुत कमाल का काम करता था, क्योंकि उसमें सभी प्रोफेशनल एक्टर्स थे, सभी ट्रेंड एक्टर्स थे, और सभी को मेरिट बेसिस पर रखा गया था। जो एनएसडी के मेरिट बेसिस के स्टूडेंट्स थे, उनको उसमें सिलेक्शन दिया जाता था। तो वो कमाल का काम करते थे। तो उनका काम देख के हम इतने मुतासिर रहा करते थे कि यार इसका अगर कुछ एक्टिंग करनी है तो कुछ इस तरह की एक्टिंग करना चाहिए। तो मुझे लगा कि अगर कुछ सीखना है तो इन लोगों के बीच में जाके सीखना चाहिए, और इन लोगों के बीच में रह के ही सीखा जा सकता। तो एम बना के गया कि मुझे 10 साल इस ग्रुप में काम करना है। अच्छा। क्योंकि जो लोग काम कर रहे थे उनको किसी को 3 साल का कोर्स करने के बाद 6 साल हो गए थे, किसी को 7 साल हो गए थे, किसी को 5 साल हो गए थे। तो
मुझे लगा कि ये लेवल पाने के लिए मुझे भी इतने ही साल लगाने पड़ेंगे। 3 साल वो हो गए, अगर 6 साल और लगाए तो मुझे 10-11 साल हो जाएंगे। 2 साल चाहिए। एम मेरा हीरो बनने का तो था नहीं, एम ये था कि मुझे बहुत एक फाइन एक्टर बनना चाहिए, एक आर्टिस्ट, एक कलाकार बनना ऐसा चाहिए। क्यों था? मतलब लोग कोर्स करने के बाद हीरो ही बनने जाते हैं, तो आप में अलग ये कहाँ से आया विचार कि नहीं मुझे सिर्फ एक्टर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, इस तरह का विचार जो आया आपका? जिस तरह से हम देखा करते थे, मतलब मुझे ये लगता था कि हीरो हीरोइंस की लाइफ ज़्यादा नहीं है। हाँ, जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं उनकी लाइफ ज़्यादा है। श्याम लागू, हाँ, उस तरह के जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, तो उस तरह के एक्टर्स मुझे दिखाई देते थे। मुझे लगता था कि ये इन जैसा करेक्ट बनना है, आप अच्छा परफॉर्म भी करो और आप लाइफ लॉन्ग काम करते भी रहो अपने टैलेंट के बल पर। तो तय किया कि अगर कुछ साल एक्स्ट्रा भी लग जाए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक बेहतरीन एक्टर बन के निकलूँगा। तो मुझे एक प्रेशर ये भी था कि मेरा कोई गॉडफादर बॉम्बे में तो था नहीं। हाँ, कोई गॉडफादर तो बॉम्बे में था नहीं कि मेरी हेल्प करेगा, मदद करेगा, कहेगा आ जाओ करवा लेते थे। तो मुझे मेरे काम के दम पर ही काम मिलने वाला है। तो मेरे काम में वो नफासत होनी चाहिए, मेरे काम में वो फाइननेस होनी चाहिए कि काम देख के लोग कहेंगे हाँ यार ये तो बहुत अच्छा है, इसको बुलाते हैं। सही तो कहा वो आपने। पैदा करने के मकसद से मैं वहाँ पर रहा। तो फिर 10-12 साल काम करने के बाद जब आप वहाँ से निकले कि अब मुझे बॉम्बे जाना चाहिए या फिल्मों के लिए ट्राई करना चाहिए, तो वो आप में मतलब मैच्योर होने के बाद आपने खुद फैसला किया या फिर? खुद फैसला किया। रिस्क लेने का बहुत मुझे मतलब उसमें डर नहीं लगता था। तो जब 89 में मुझे लगने लगा कि यस अब बॉम्बे जाएं, अब मुझ में वो फाइनेंस पैदा हो गई है कि मैं किसी भी बड़े से बड़े एक्टर के सामने अपना 100% दे सकता हूँ, उनसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि ये मौका है अभी। तो मैं वहाँ से फिर निकलने का डिसाइड किया और जो भी हमारे लोग रहते थे उनका मन में सोच के कि ये लोग तो हैं, कोई समस्या तो है नहीं। तो आपके क्लासमेट जो निकले थे वहाँ से, जैसे अनुपम खेर जी हैं या सतीश कौशिक जी हैं, जब आप मुंबई आए तो उन लोगों से कुछ मदद आपको मिली, क्योंकि वो लोग पहले ही आ चुके थे? बहुत सपोर्ट मिला, बहुत सपोर्ट, मतलब उनका सपोर्ट मैं कभी भुला नहीं सकता। एक तो आदमी अकेला होता है जी, ऐसे में कोई आपको हर रोज़ बुला ले जी, और एंटरटेन करे, उनको मतलब महसूस ना होने दे कि तुम अकेले हो, जी, तो काफ़ी है। लोगों से मिलवाए, और क्या चाहिए यहाँ पर। तो उन्होंने बहुत किया। उसके बाद जगह तो आपको खुद ही बनानी पड़ती है, आपके काम से ही बनती है। आपके काम में दम है तो काम आपका बढ़ेगा भी, मिलेगा। तो ऐसे ही हुआ। पहली फिल्म, चूंकि वो मेरा थिएटर का एक्सपीरियंस रहा 11 साल का जी, तो आने के तीसरे महीने में मुझे सरदार पटेल और उसमें अच्छे पैसे मिल गए, तो मैंने फैमिली को बुला लिया। तब तक शादी हो गई थी आपकी? शादी हो गई थी, मेरी 2 बेटियां भी हो गई थी। अच्छा। लेकिन रिस्क लेने की बात मुझमें डर नहीं लगता था, और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर भी कर लिया था अपने वाइफ को कि कुछ भी कि बच्चों के लिए कुछ करना है तो कुछ रिस्क लेके करना पड़ेगा, और वो कन्विंस भी हो गई। तो इस तरह से 90 में आ गया मैं। पहली फिल्म सरदार पटेल मिली, उसी दौरान फिर 16 शबनम पहले रिलीज हुई। 16 शबनम पहले रिलीज हुई। सरदार पटेल को बनने में और रिलीज होने में तकरीबन 4 साल लगे। उसी दौरान 16 शबनम मिली और वो रिलीज भी हो गई। सर, मेघना गुलजार के द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म सैम बहादुर में आप सरदार पटेल जी का रोल कर रहे हैं। इससे पहले आप पहली फिल्म में उनके करीबी का रोल किए, ऑब्जर्व किया होगा आपने वो रोल कैसा रहा। तो इस रोल में कितनी चैलेंजेज आपको फेस करनी पड़ी, उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। इसका एक बड़ा चैलेंज तो ये था कि ये छोटा पार्ट है, रोल छोटा है, सभी रोल छोटे छोटे हैं मानिक शॉ के अलावा।
तो उस छोटे से दायरे में ही आपको पूरा सरदार पटेल की स्पिरिट, उनका जज्बा, वो भी आपको डिपिक्ट करना है और आप उनका कैरेक्टर भी आपको डिपिक्ट करना है। तो उनके फिर स्पीचेस वगैरह मैंने सुनी और उनका चलना फिरना जो हमको डॉक्यूमेंट्रीज में देखने को मिला जी, वो सब उसके ऊपर काम किया, उसका अभ्यास किया। बाकी जो मेघना जी से बात करने के बाद समझ में आया जो वो चाहती थी कि वो स्पिरिट सामने दिखने चाहिए, उनकी बातचीत करने में लगना चाहिए कि साधारण कैरेक्टर नहीं है। जी जी, लौह पुरुष मतलब कि लौह पुरुष, उसकी एक्टिविटीज़ में वो दम होना और उसके बोलने में वो दम। जी, तो इन दो चीज़ों का ख्याल रखा हमने और उसी हिसाब से हमने उसको पोर्ट्रे किया। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। मुझे बहुत अनमना हो गया था कि मैं क्यों करूँ, छोटा है रोल, अभी तक इस तरह के रोल नहीं किए हैं, छोटे छोटे रोल करने से बचता रहा हूँ मैं। जी, लेकिन ये लालच कि सरदार पटेल मतलब कि बहुत बड़ी बात। तो कुछ चेंजेज आपको देखने को मिले? आपने अपनी पहली फिल्म में जो चीज़ें देखी थी सेट्स पे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, टेक्निकल चीज़ें या फिर डायरेक्शन की चीज़ें, और अब जो सिनेमा में बदलाव आए बहुत हैं? बेहतर, बहुत अलग है। आज एडवांस टेक्नोलॉजी है, आपके इक्विपमेंट्स इतने एडवांस्ड हैं, छोटी छोटी बारीक चीज़ें पकड़ते हैं। बिल्कुल। उस समय नहीं था ऐसा जी उस समय तो चालू हुआ और आपको परफॉर्म करते रहना है जी, उसी में से जो है आपका बेस्ट है वो सब ले लिया जाएगा। इसमें अगर कोई तकलीफ है तो इमीडिएटली उतने पार्ट को आप दोबारा से हम शूट कर रहे हैं और बहुत बारीकी के साथ आपकी वॉइस को पकड़ा जा रहा है, आपकी एक्सप्रेशन को पकड़ा जा रहा है। आप छोटी सी बात भी बोल रहे हैं तो कितनी कन्विंसिंग है, कितनी स्पिरिट के साथ आपने बोला है वो समझ में आ रहा है, उसकी डिग्री तक मालूम समझ में आ रही है। तो इस लिहाज से हमको और ज़्यादा सतर्क रह के और ज़्यादा अपने आप को तैयार करके अपने कैमरे के सामने आना पड़ता था जी। और फिर मेघना गुलजार के बारे में बहुत सख्त डायरेक्टर हैं। आपको बिल्कुल आपको अपने ऑन टोज रहना पड़ता है जी कोई भी चीज़ ऐसे आप कैजुअली नहीं कर सकते। जी, आपके डायलॉग्स, आपकी जो भी आपने कैरेक्टराइजेशन में चीज़ों को डाला है जो चाहते हैं वो होना चाहिए। एक सेंटेंस ऐसे बोला गया है, ऐसे ही बोला जाना चाहिए। सो उन चीज़ों का हमने बाकायदा पालन किया, ध्यान रखा और आज वो भी खुश है और मैं भी खुश हूँ। शोला और शबनम की बात करते हैं सर। आपने उसमें एक पुलिस वाले का किरदार निभाया, गोविंदा के साथ आपकी वो फिल्म थी। हाँ जी। वो जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? पहली कमर्शियल फिल्म शायद आपकी वो थी और बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी जी। और शायद वही टर्निंग पॉइंट भी रहा होगा कि सक्सेस के बाद आपने कई फिल्में साइन की। मैं यहाँ से मंज के गया था जी, अपने आप को मांझने के लिए, हमने और 11 साल लगाए थे। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल में लेके आया था बॉम्बे और हर चीज़ को एक्टिंग के नज़रिए से, एक्टिंग की समझ को और बेहतर ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है वो हम सीख के आए। हमको पता था कि ये इसमें कुछ एक ही सेंटेंस है, एक सेंटेंस में आपको अपना इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो उसमें क्या क्या किया जा सकता है। ये सब चीज़ें हम वहाँ से सीख के आए थे। तो जब हमको एक सेंटेंस मिला बोलने के लिए तो मैं धमाल कर दिया। तो हमने उसमें कुछ चीज़ें वो ऐड की तो लोगों को लगा अरे यार ये तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। छोटा सा ही सीन था कि वो मतलब ओपनिंग सीन था हमारे मुहूर्त। अगर वो संवाद याद हो तो सर, अगर हाँ वो याद है संवाद, बड़ा एक ही छोटी सी लाइन थी। मुहूर्त हुआ और उसके बाद शूटिंग चालू हुई। शूटिंग में क्या है, मैं पुलिस वाला हूँ, महावीर शाह जो हमारे साथ पुलिस वाले रहे वो गाड़ी में गोविंदा को लेके जा रहे हैं और वो गोविंदा बिल्कुल बिचले थे, शोर शराबा कर रहा है।
तो मेरा डायलॉग है कि लौंडे में गर्मी है। तो मुझे ने कहा कि क्या करना चाहिए, तो मैं हाथ में मैंने छड़ी, हमने छड़ी मतलब उसको पहले से ही इस तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं कि आप उस तरह की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकें। तो जैसे ही उसने ज़रा अपनी गर्मी दिखाई तो मैंने ऐसे करके एक छड़ी में और उसकी कान पे लगाई। अच्छा, कि लौंडे में गर्मी है। सो चूंकि नया एक्टर था मैं, कोई और दूसरा कोई एस्टेब्लिश्ड एक्टर करता तो शायद इतना वो रजिस्टर्ड नहीं होता। जब मैंने ये किया तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, और इस तरह की चीज़ें हम फिर आगे भी इसी तरह से करते रहे। बोलने में, आपके एक बोलने का स्टाइल में हम निकाला, और जो जो सीन्स मिले उनमें कैसे हम, जैसे भागने का सीन है एंड में, किस तरह से भागा, मतलब जैसे कोई जान बचा के कैसे भागता है, उसको मालूम है कि जान जाएगी, तो जान बचाने के लिए कैसे बदहवास भागता है, वैसे भागा मैं। तो भागने को लोगों ने रजिस्टर किया, यार कितना तेज भागे तुम, लग रहा था कि तुम अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हो। और इसी तरह से बीच बीच के जो सीन्स हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कोशिश करता रहा मैं डाल। गोविंदा को कैसा पाया आपने सेट पे? उनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो लेट आते हैं सेट पे, या डायरेक्टर उनसे परेशान रहते हैं। तो 16 और शबनम की शूटिंग के दौरान कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? उस दौरान तो काफ़ी डिसिप्लिन रहे हैं। हो सकता है प्रहलाद निलानी के साथ उनका अच्छा रेपो रहा है, और ज़्यादातर हमने आउटडोर शूट किया है। अच्छा। तो आउटडोर में मेरे ख्याल से उनको इतनी समस्याएं नहीं होती जितना ये यहाँ से घर से जाते होंगे तो समस्या होती हैं। बाकी हम लोगों के साथ भी बहुत अच्छा रेपो रहा, बहुत अच्छे फ्रेंडली लेवल पर हम लोगों ने एक दूसरे से अच्छी तरह से व्यवहार किया। उन्होंने, हालांकि एस्टेब्लिश्ड एक्टर थे, तो हमको ऐसा नहीं लगता था कि बहुत अच्छे इतने फ्रेंडली लेवल पर वो बात करेंगे। तो उनका अच्छा व्यवहार रहा मेरा। आपकी एक और पुरस्कृत फिल्म रिलीज हुई उसी दौरान 90s में, बैंडिट क्वीन, शेखर कपूर के द्वारा डायरेक्ट की गई, काफ़ी मतलब सराही गई वो फिल्म इंटरनेशनल। जी जी, इंटरनेशनल लेवल उसके बारे में कैसे मिली वो फिल्म आपको? कैसे? ये वो फिल्म थी जिसने शेखर कपूर को इंटरनेशनल डायरेक्टर बना दिया। बिल्कुल। इसी की वजह से उनको लंदन में, इंग्लैंड में एलिजाबेथ डायरेक्ट करने का मौका मिला है। एलिजाबेथ जी, कितना बड़ा सम्मान है अपने आप, किसी भारतीय को इस तरह की बड़ी फिल्म करने का मौका मिले। तो मैं यहाँ बॉम्बे आ गया था, तो वहाँ दिल्ली में चूँकि इतना काम किया था, लोगों ने काम देखा था मेरा थिएटर में, तो इनका इरादा था कि दिल्ली के थिएटर के जो लोग हैं उनको कास्ट किया जाए। तो सब कास्टिंग वगैरह हो रही थी, किसी ने मेरा नाम बताया, हालांकि मैं दिल्ली में था नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बुलवाओ उनको। तो टिशू का फ़ोन आया, तिकमांशु धूलिया, उस समय वो असिस्टेंट थे। अच्छा। तो मुझे बताया कि वो शेखर कपूर मिलना चाहते हैं, यहाँ पर वो कास्टिंग कर रहे हैं। तो अच्छा, तो मेरे लिए तो बड़ी खबर थी उन दिनों। तो आपको छोटे छोटे काम के दिए भी एकदम से अलर्ट रहना पड़ता है, अलर्ट रहते हैं कि कहीं से कोई खबर आ जाए जी। तो मुझे जब फ़ोन आया तो मैंने कहा अच्छा। अब समस्या ये थी कि मैं इमीडिएटली कैसे पहुंचूं, और अगर पहुंचना ही है तो फिर जाना है। तो मैंने पूछा उसको कि क्या अर्जेंट है क्या, अगर अर्जेंट नहीं है तो वो यहाँ बॉम्बे आ रहे हैं क्या, ये मैंने पूछा। तो उन्होंने कहा यार ये तो पूछना पड़ेगा। मैं कहा सिर्फ पूछ लो, सिर्फ जानकारी के लिए, इनको कहना नहीं कि मैं ऐसा चाह रहा हूँ। अगर वो कहेंगे तो मैं कल पहुँच जाऊँगा, अगर वो कहेंगे तो 1-2 दिन बाद मिला जा सकता है, तो मैं इनको यहाँ मिल लूँगा। बोला अच्छा चलो मैं पूछता हूँ। पूछा उन्होंने, तो उनका मैसेज तुरंत आधे घंटे बाद आ गया कि 2 दिन के बाद वहाँ आ रहे हैं। एक फिल्म की एक वो सीरियल कर रहे थे, उपन्यास नाम का। अच्छा। शूटिंग कर, मतलब एक्ट कर रहे थे। तो उनका मैं पहुँच रहा हूँ 2 दिन के बाद, तो तुम वहाँ कमालिस्तान आ जाओ। और टाइम भी आ गया, लंच के दौरान
आप वहाँ पर आके मिल लो। तो ये खबर सुन के एकदम से रोमांच आ गया। 2 दिन तक इंतज़ार करता रहा और फाइनली एग्जैक्ट 1 बजे वहाँ पर कमालिस्तान पहुँचा। तो जब मैं उनको मिला तो उन्होंने कहा कि आप मेकअप रूम में बैठो, मैं आता हूँ। आए, लंच के दौरान उनसे मुलाकात हुई। एक बहुत ही मैं जिक्र करना चाहूँ कि जो काम मैंने थिएटर में किया था दिल्ली में, तो मैंने उसका एक पिक्टोरियल रिकॉर्ड बना के रखा था, एल्बम। मुझे मालूम था कि बॉम्बे में तो मुझे लोग कहाँ जानते हैं, मुझे तो वही लोग जानते हैं जिन्होंने मेरा थिएटर देखा है जी, या फिर सुना होगा, लेकिन मुझे उनको सामने वाले को कन्विंस करने के लिए कुछ तो चाहिए दिखाने के लिए। हाँ। तो पूरी तैयारी करके मैंने एक अच्छा एल्बम बनाया था, तकरीबन 3.5-4 किलो का एल्बम था वो। तो और उसमें सभी क्लोजअप्स और ये, ताकि समझ में आए कि एक्टर ने एक्ट किया है तो उसका रेंज क्या है। तो वो मैंने बनाया था। तो जहाँ भी जाता था अपॉइंटमेंट्स लेके, वो मैं लेके जाता था, वो बताता था कि ये मैंने किया। और इसी का परिणाम ये रहा कि मुझे जब बॉम्बे आया तो 3 महीने के बाद काम मिलना शुरू हो गया था। उस तरह का स्ट्रगल काम मांगने के लिए नहीं रहा मेरा। अच्छा, स्ट्रगल रहा एक दूसरे तरह का। यानी जो 10-11 साल आपने दिल्ली में एनएसडी को दिए, वो यहाँ काम आया। यहाँ भरपूर काम आया। मतलब मेरे अपने व्यक्तिगत एज एन एक्टर के तौर पर भी बहुत काम आया, और जो एक्सपीरियंस मैंने वहाँ किया था काम लेने के लिए भी वो काम आया। तो मैं वो लेके गया कमालिस्तान। शेखर कपूर को जब मिला तो मैंने उनको बताया कि सर देखिए, ये मैंने किया है, ये थिएटर किया है, ये सत्यदेव दुबे के साथ ये काम किया है, ये इनके साथ किया, ये इनके साथ किया। वो देख के थोड़ा सा हैरान होते रहे कि कमाल, बहुत अच्छा काम किया। करने के बाद बोले ठीक है, हमारे फिल्म के खलनायक आप ही बनोगे? ऐसे पूछा उन्होंने। अच्छा, तो क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ भाई। सर हम तो इसके लिए तरस रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया उनके सामने, एकदम बिल्कुल नतमस्तक, आप जैसा कहें। इस तरह से मुझे वो। अच्छा, फिल्म की शूटिंग जैसे कि कहानी है बेहड़ों में, बेहड़ों की रानी फूलन देवी, तो ऐसी जगह पे भी शूट हुई? ऐसा कुछ वाकया अगर आपको याद हो कि कोई परेशानी हुई हो या मुश्किलें झेलनी पड़ी हो या फिर डर लगा हो किसी चीज़ का? डर तो नहीं लगा, शायद डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं भी बुंदेलखंडी हूँ। हाँ, मैं भी बुंदेलखंड से हूँ। बाकी एक शाम ऐसा हो गया था कि वो तो बहुत टेंशन हो गई थी। अच्छा, किसी वजह से गांव वाले ना अगेंस्ट हो गए, शूटिंग के गुस्से हो गए। हाँ, अच्छा। शूटिंग वालों के, और टेंशन हो गई, लगा कि अभी कुछ फाइटिंग होने वाली है। हाँ। और शेखर कपूर भी गुस्से हो गए क्योंकि वो कुछ उस तरह से बिहेव कर रहे थे। अच्छा, बदतमीजी कर रहे थे। और फिर ये डिसाइड हुआ कि निकलते हैं यहाँ से। फिर हम वहाँ से निकले थे। और निकलने के बाद फिर कुछ और व्यवस्थाएं की हुई पुलिस के थ्रू, ताकि ये हम आगे कंटिन्यू ना करें। लेकिन उस दिन ऐसा लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम आगे शूटिंग कर ही ना पाए वहाँ पर। तो वहाँ तो नहीं किया, लेकिन और दूसरे गांवों में भी हमको ऐसा लग रहा था कि कहीं वहाँ भी इस तरह की समस्याएं ना हो। अच्छा, लेकिन फिर नहीं हुई इस तरह की समस्या। उस बैंडिट कुंड में मनोज बाजपेयी भी थे उसमें एक अहम रोल में, बाद में वो बड़े कलाकार भी बने। तो इन जैसे कलाकारों के साथ काम करना आज के दौर में, उनकी जो मौजूदगी है वो कैसी लगती है? आप देखकर खुश होते हैं कि कभी हमने इनके साथ काम किया, अब जो है ये लोग वेल नोन फेस हैं इंडस्ट्री के? खुश होते हैं, क्यों नहीं। हम सभी ने थिएटर किया है दिल्ली में, सब एक दूसरे का संपर्क में रहे हैं, तो कोई आगे बढ़ता है तो अच्छा ही लगता है। हम पीछे थोड़ी हैं। दिलीप साहब के साथ है ना। सो वो भी आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। और अपने लोगों को जब आप आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो अच्छा लगता है। दिलीप साहब और राजकुमार साहब के साथ आपने फिल्म
सौदागर की। जी जी। वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? अरे बाप रे, आपने बड़ी रिसर्च की हुई है क्योंकि ये बात मैं किसी को बताता नहीं हूँ खाना अच्छा। का ज़्यादा, मतलब मैंने इसके बारे में जिक्र किया नहीं है। हाँ। तो वो एक बड़ा एक ट्रॉमा वाला अच्छा, टाइम था मेरा। ऐसा क्यों? क्योंकि रोल दिया गया और बड़ा रोल था। अच्छा। और उसके बाद फिर वो रोल पूरा निकाल दिया गया फाइनल एडिट में? हाँ। अरे, और तब तक मैं पूरी दुनिया को बता चुका था कि मैं दिलीप साहब के साथ काम कर रहा हूँ, जिनको मैं गुरु मानता हूँ, राजकुमार साहब के साथ काम कर रहा हूँ, सुभाष घई के साथ काम कर रहा हूँ। सब दिग्गज बड़े लोग थे, सबको बता दिया था। और शूटिंग भी हो गई, शूटिंग हो रही थी इसलिए बता रहा था। और उसके बाद फिर जब डबिंग का टाइम आया, लोग डबिंग कर रहे थे, मुझे बुलावा आ ही नहीं रहा था। अरे सरप्राइज। जबकि अच्छे डायलॉग्स बोले थे मैंने और बहुत कुछ था उसमें, अच्छे लंबे लंबे सीन्स किए थे। मतलब मैं आप बताऊं, इस कैरेक्टर का इम्पोर्टेंस इसी से लगाया जा सकता है कि फिल्म की बिगिनिंग इस कैरेक्टर से होती थी। अच्छा। और फिल्म का एंड इस कैरेक्टर से होता था। अरे, तो इसके पीछे कुछ रीजन बताया कि क्यों कट किया गया? तो हुआ ये था कि ये एक टेररिस्ट का कैरेक्टर था। अच्छा। जो बच्चों को टेररिज्म सिखाता है। अच्छा। मतलब जो भी हासिल करना है बंदूक की नोक पर हासिल करो, ताकत से हासिल करो, और बंदूक चलाना सिखा रहे हैं। हाँ, ये इस तरह से। तो फिल्म की शुरुआत यहाँ से होती है। और फाइनली इस शुरुआत के साथ उनको एक सभी बच्चों को कहानी सुनाई जाती। जैसे अनुपम जो है इसमें सूत्रधार का कैरेक्टर कर रहे थे, तो उनके साथ मेरा एक वो होता है कि क्या कर रहा है, क्या सिखा रहे हैं लोगों को। तुम्हें पता है कि हिंसा का मतलब क्या होता है, क्या क्या हो जाता है इससे, जो हिंसा सिखाते हैं, जो हिंसा में पड़ जाते हैं, उसका अंजाम पता है क्या होता है। मैं तेरे को मैं कहानी सुनाता हूँ। और तब कहानी सुनाई जाती है, और तब ये दिलीप साहब और राजकुमार की आपस में जो राइवलरी है उसको हाईलाइट करके पूरी फिल्म चलती है। अच्छा, अच्छा। और फाइनली जब फिल्म ख़त्म होती है तो ये टेररिस्ट जाता है पास में, मतलब जहाँ कहानी सुन रहे थे वहाँ से पास में जाता है। वहाँ पुल है, नीचे नदी के ऊपर पुल है। उस पुल के ऊपर से वो बंदूक फेंकता है। अच्छा। और बंदूक फ्रीज होती है और फिल्म वहाँ खत्म हो जाता है। इतना इम्पोर्टेंट था। बीच बीच में हमारे और अनुपम का कन्फ्रंटेशन होता रहता है। जो कहानी सुनाता है, बीच बीच में कहानी वापस आती है, उनकी कहानी चलती है, वापस आती है, फिर हमारा कन्फ्रंटेशन होता है। तो ये इस तरह से चल रही थी कहानी। और पहली फिल्म मतलब बॉम्बे जब आया तो पहली फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म, और सबको बता भी दिया। और जो काम, जो एक रिस्पेक्ट था मेरा, एक सम्मान एज एन एक्टर, एज ए थिएटर आर्टिस्ट, एज ए टीचर, वो सब सम्मान साथ में लेके आया था। हाँ, बिल्कुल। और जब ये हो गया कि आपका हुआ, ये 4.5 घंटे की बना दी उन्होंने फिल्म। अच्छा, ड्यूरेशन की वजह से? ड्यूरेशन 4.5 घंटे की हो गई। तो किसी तरह से उन्होंने आधा घंटा काटा तो 4 घंटे बची। फिर तो थोड़ा और काटा तो 3.25 घंटे की बची। अब क्या काटे? तो किसी ने उनको सजेस्ट कर दिया कि अगर ये कैरेक्टर ही निकाल दो, उस तरफ लेके ही मत जाओ, सीधा इनकी कहानी शुरू कर दो। तो वो दिमाग में उनकी आइडिया उनको आ गया, तो उन्होंने वो कैरेक्टर ही पूरा निकाल दिया। तो बहुत ही ट्रॉमा में रहा उस समय में, क्यों यही वजह थी कि मतलब लोगों को जब कह दिया है और ये, और लोग अभी मैं दिखूंगा ही नहीं तो क्या, मेरी क्या इज्जत रहेगी। बहुत ज़्यादा परेशानी में रहा था उस समय। तो घई साहब ने कुछ आपसे बातचीत नहीं की इस दौरान? कुछ न कहीं लास्ट टाइम, मतलब मैं छटपटाता रहा बाहर, और उनके जो ब्रदर हैं बस वही हमको बताते रहे कि देखो अभी तो नहीं, अभी हम बताते हैं। फाइनली
उनकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ नहीं। वो शायद हो सकता है वो शायद हो सकता है कि उसमें रहे होंगे कि मैं क्या बोलूँ इसको। फिर दोबारा काम करने का मौका उनके साथ नहीं किया फिर घई साहब के साथ? ना उन्होंने बुलाया, ना मैं उनके पास कभी गया। मतलब तो इस बात का अफसोस आपको है अभी तक कि घई साहब ने आपको दोबारा नहीं बुलाया, या फिर काम नहीं दिया, उन्होंने ऑफर नहीं किया, या उसको मुआवजा देना चाहिए था उन्हें किसी भी फिल्म में कास्ट करके रोल देके? उस समय देते तो अच्छा लगता, लेकिन मैं अभी लोगों की मजबूरियां भी समझता हूँ, यहाँ का जो चलन है वो भी समझता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। अच्छा, उसमें घई साहब हैं? तो उसमें बहुत सारे लोग हैं। तो ना तो उनसे मिलके मुझे अच्छा लगता है, ना मैं कभी उनकी तरफ कोशिश करके, सब भी टॉप लाइन के लोग हैं, उनसे मैं मिलना ही नहीं चाहता। बहुत बड़ी ज़िंदगी है, बहुत सारे लोग हैं उनके अलावा, तो काहे के लिए? तो ना उनको ऑकवर्ड बनाओ, ना आप खुद ऑकवर्ड हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओएमजी के बारे में कुछ पूछना चाहूँगा आपसे। ओएमजी जब आई तो काफ़ी वो भी हिट रही, अक्षय कुमार के साथ, परेश रावल जी आपके साथ थे, आपका भी रोल काफ़ी अहम था उसमें, और फिर उसकी सिक्वल भी आई, वो भी हिट रही। हालांकि गदर 2 के सामने कम चली, लेकिन उसने भी अच्छा कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पर। तो इन दोनों फिल्मों से जो मैसेज एक तरह से दिया गया पब्लिक को, और जो फिल्मों की कामयाबी जिस दर्शकों ने पसंद किया, जो मैसेज दिया गया, उसे अब कैसे देखते हैं? एक सकारात्मक रूप से ही हम उसको देखते हैं जी। इस फिल्म में जो मैसेज दिया गया, आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की इस तरह का मैसेज देने की। जी। ये कितनी बड़ी बात है, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ। बिल्कुल। और मैं उस डायरेक्टर की मतलब कितनी की तारीफ करूं कम है। जिस तरह से उसने लिखा, एक तो उसने सोचा होगा, जिस तरह की सोच उसके मन में आई, और उसको मालूम है कि इस तरह का सब्जेक्ट जब फिल्मों में दिखेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। तो उस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए किस तरह से फिल्म को डिज़ाइन करना पड़ेगा, ये जो चीज़ें हैं ये साधारण दिमाग के आदमी की नहीं है। इस तरह की फिल्में जब आती हैं तो लोग अपोज भी करते हैं, जो अपोज ही करते हैं, क्या दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो। लेकिन आज ये हालत है कि मतलब टीचर्स दिखाना चाहते हैं, पेरेंट्स दिखाना चाहते हैं बच्चों को उनकी अपनी सेफ्टी, बच्चों को बैड टच और गुड टच मालूम होना चाहिए। उनको जब मेंसेस का टाइम आता है तो किस तरह से डील करना है वो दिखाना चाहिए। किस तरह से ये बोगस किस्म के डॉक्टर्स इस तरह के बच्चों को बरगलाते हैं, किस तरह से उनको ब्लैकमेल करते हैं, वो सब चीज़ें आज सामने आई हैं लोगों को। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद नहीं कह सकते थे, वो ये फिल्म कहती है। वो फिल्म कहती है, तो ये कितना बड़ा मैसेज है अपने आप में। ओएमजी से कुछ आपकी लाइफ में भी इम्पैक्ट पड़ा, कुछ बदलाव आए कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये फजूल की चीज़ें हैं? आपका जो जैसा परिवार रहा, जैसा आपका बैकग्राउंड रहा है, शुरू से ही जो है ऊपर वाले या ईश्वर के प्रति श्रद्धा की भावना ही रही है आपका परिवार, और आप भी साईं बाबा के बड़े भक्त हैं, और दूसरी जो चीज़ें भक्ति के या आध्यात्म के दृष्टि आते हैं बहुत स्ट्रिक्टली आप फॉलो करते हैं। तो कितना ओएमजी का इफेक्ट आपके लाइफ में कुछ आया या बदलाव आए? जब ओएमजी रिलीज़ हुई थी, पहली ओएमजी, तो एक तो उसकी शूटिंग के दौरान ही और फिल्म देखने के बाद भी, और शूटिंग के दौरान ही जब हम इस तरह के लोगों को स्टडी किया तो हमको नफ़रत हो गई ऐसे लोगों से जो धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उनके धार्मिक भावनाओं के साथ उनको भुलाते हैं। ये सब चीज़ें देख के हमको नफ़रत हो गई थी। और मैं पहले बहुत श्रद्धा रखता था कि हाँ ये इतना पैसे चढ़ा दो, यहाँ ये पैसे चढ़ा दो। मैंने पैसे चढ़ाना बंद कर दिया। अच्छा। और मैं यहाँ सिद्धि विनायक जाया करता था। तो जब फिल्म रिलीज़ हुई तो तकरीबन 15-20 दिन के बाद मैं गया था। अच्छा। तो उन्होंने कहा, भाई साहब क्या किया आप लोगों ने, यहाँ तो लोग आ ही नहीं रहे। अच्छा।
मतलब जो चढ़ावा चढ़ते था वो हो ही नहीं रहे। क्या कर दिया आप लोगों ने? मैं कहा साहब हमने कुछ नहीं किया, हमने तो कुछ ऐसे लोगों के जो बोगस लोग हैं उनके ऊपर हमने आक्षेप किया, उनको हमने पॉइंट आउट किया। जो जेन्युइन है वो तो रहने वाले ही हैं। तो पब्लिक खुद ही डिसाइड कर देगा कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं है। ये शुरुआती रिएक्शन है। आप देखना बाकी आगे तो सब ठीक हो जाएगा। अगर आप जेन्युइन हैं, हम जेन्युइन हैं या मंदिर जेन्युइन है। सो उसका रिएक्शन ये था। तब से मैंने आज तक पैसे चढ़ाने बंद कर दिए। अच्छा, ये बदलाव आया। ऐसे लोगों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, ये जागृति आई है। और यही हमने अपने बच्चों को सिखाया है, यही हमने अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों में जो सबको यही बताया है और सबने उसको फॉलो भी किया है। ब्लाइंडली फॉलो क्यों करना है? जब तक आपको उनके देवत्व पर जब तक आपको भरोसा नहीं आता, आप कैसे ब्लाइंडली फॉलो करके उनके हिसाब से आप करते रहेंगे, दान भी करेंगे, उनके पीछे पीछे हो रहेंगे ऐसे। अपनी फिल्मी करियर में आपने बॉलीवुड के तीनों खान्स के साथ आपने काम किया। आपने सलमान खान के साथ गर्व किया और एक और फिल्म भी की। शाहरुख खान के साथ भी आपने काम किया, आमिर खान साहब के साथ भी काम किया। सरफरोश में आपने वीरन से एक्सपायर होकर एक कैरेक्टर किया। और इसके बाद विरासत की अगर हम बात करें तो बिरजू ठाकुर का जो रोल है वो भुलाए नहीं भूलता कि आपने किस तरीके से उसे किया, बहुत ही शानदार तरीके का इम्पैक्ट। तो अगर आपके फिल्मी लाइफ के 3 टॉप कैरेक्टर चूज करने की बात करें तो वो कौन कौन सी फिल्में होंगी कि ये कैरेक्टर आपके दिल के सबसे करीब है और उसको करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया आपको? वो आपने सही कहा। वो विरासत का जो बिरजू ठाकुर है उसको करने में खूब मेहनत करनी पड़ी। उसके लिए हमने ऑब्ज़र्व किया था ऐसे लोगों को जिनको लकवा लगा है। और लकीली कोइंसिडेंटली उन 2 लोगों को जिनको ऑब्ज़र्व किया था उनमें एक डॉक्टर भी थे। अच्छा। जिनके हाथ पर लकवा आया था। तो उन्होंने उनसे काफ़ी जानकारी ऐसी मिल गई थी जो और लोग नहीं बता सकते। मतलब कि जब आपको लकवा आता है तो आपका माइंड कैसे चलता है, आपका माइंड कैसे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और आप हाथ पांव चला ही नहीं पाते। तो आप क्या क्या कोशिशें करते हैं और चिल्लाना चाहते हैं, चिल्ला भी नहीं सकते, पकड़ा हुआ है मुंह। ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ उनसे मिली थी। उसके बाद फिर और जो दूसरे शख्स थे उनसे पूरी एक्टिविटीज़ की। एक लकवाग्रस्त व्यक्ति जो चल भी नहीं सकता है, बोल भी नहीं सकता है, अपनी भावनाओं को कैसे अभिव्यक्त करेगा तो सही, बताना तो मतलब जैसे प्यास लगी है तो बोलेगा नहीं, गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा दिखाएगा ना, तो कैसे दिखाएगा। तो ये सब चीज़ें हमको उन लोगों से उनको ऑब्ज़र्व करने के बाद हमको रास्ता मिला कि किस तरह से मुझे अब इस कैरेक्टर को ये भावनाएं दिखाने, इमोशंस दिखाने। अमरीश पुरी की अगर बात करें तो कहते हैं कि वो अपना जो लुक होता था फिल्मों का वो खुद ही डिज़ाइन करते थे। और इस तरह का आपका भी एक इंसिडेंट मतलब सरफरोश के साथ भी हुआ कि वीरन का जो लुक है वो आपने डिज़ाइन किया, ऐसा कुछ कहा जाता है कि इस तरह का लुक मैं ही डिज़ाइन करता हूँ जी। जितने भी कैरेक्टर्स मैंने किए हैं जिनमें लुक मेरा लुक मैं ही डिसाइड करता हूँ। अच्छा। मतलब डिसाइड करने का मतलब है कि मैं सजेशंस लेके जाता हूँ कि ये है डायरेक्टर के पास, इसका अपीयरेंस ऐसे दिखना चाहिए, ये उसकी इस तरह की दाढ़ी दिखनी चाहिए, इस तरह की मूछ दिखनी चाहिए, ये इस तरह के कपड़े दिखने चाहिए। उसके सपोर्ट में मैं वो मटेरियल भी लगाता हूँ कि क्यों ऐसा है। जिस तरह की मेंटल स्टेट होती है, जिस तरह के टेस्ट होते हैं आदमी के, जिस तरह की प्रकृति होती है उसी हिसाब से उसके कपड़ों का भी कलर भी होता है, डिज़ाइंस भी होते हैं। सो वो सब हम सपोर्ट में लेके जाते हैं और हर बार ऐसे ही हुआ है। अच्छा। कि किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि खुश हुआ है कि क्या बात है, मतलब जो काम उनका था उसमें सपोर्ट हो गया मेरी तरफ से, सिर्फ एक मीटिंग में ही। और फिर उसके साथ मैं उनको ये भी दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि ये सुर ऐसा होगा उनका बोलने का, ये कैरेक्टर चूँकि इस तरह का है तो इसका सुर पर्टिकुलर टोन क्या होना चाहिए, सुर और टोन कैसी होगी, इनका लहजा क्या होगा, ये ऐसे उसी समय बोल के भी बता देता हूँ 2 सेंटेंस। तो उनको समझ में आ जाता है कि ओवरऑल ये कैरेक्टर कैसे दिखने वाला।
बॉलीवुड के खान्स के साथ, तीनों खान्स के साथ आपने काम किया है, तो कैसा रहा वो अनुभव? बहुत अच्छा। किस तरह की शख्सियत हैं तीनों खान? बहुत अच्छे, काम के मामले में या पर्सनली भी और काम के मामले में। इसी वजह से वो स्टार है और लोग पसंद करते हैं। शाहरुख तो वर्कहॉलिक है, मतलब 24 घंटे काम कर लोग करते रहेंगे। एक कितनी बड़ी क्वालिटी है किसी भी स्टार की कि फिल्म प्रोड्यूस की है तो उसके प्रोडक्शन साइड को भी बैलेंस करके रखना है। आप उसमें फिल्म में हीरो हैं तो उसको भी बैलेंस करके रखना है। आपके बाहर की जो एंगेजमेंट्स हैं उनको भी आपको ऑनर करना है। करीना कपूर के साथ एक फिल्म की हीरोइन जिसे डायरेक्ट किया मधुर भंडारकर ने। हाँ जी। आपने मतलब करीना कपूर के रोल के असिस्टेंट या पीए का रोल आपने किया, तो जिस तरीके से एक मतलब आज की जो बॉलीवुड की हीरोइंस हैं उनकी लाइफ पे वो फिल्म बनी थी कि कैसे क्या होता है, तो फिल्म और रियल में आप कितनी सच्चाई पाते हैं? क्या वाकई में ऐसे होता है जिस पे वो फिल्म बनी है, या फिर एक फिल्म के तौर पर उसे देखना चाहिए और सच्चाई जो है इंडस्ट्री की कुछ अलग? ऐसा होता रहा है। ऐसा सनसनी पैदा करने के लिए बहुत सारी इस तरह की घटनाएं पहले होती रही हैं। अब नहीं होती। अब इन तरह की घटनाओं का कोई ऐसा इम्पैक्ट है नहीं। पहले होती रही, उसी के आधार पर उन्होंने इस फिल्म को लिखा भी और किया भी। ख़ासतौर से स्टार कैटेगरी के लोगों के पास काम नहीं होता है ना जी, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग होती है वो बहुत ही बेकार होती है, क्योंकि आदत पड़ चुकी होती है शान से रहने की, रॉयल ट्रीटमेंट के साथ रहने की, और जब वो डाउनफॉल आता है ना तो लोगों की नज़रें आप नहीं फेस कर सकते, क्योंकि लोगों की नज़रों में आपके लिए दया भाव होता है। अरे बेचारा क्या होता था, अभी क्या हो गया है। आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी मोड़ पे काम नहीं है और परेशान हो आप? बहुत हुआ है, खासकर कोविड के बाद जिस तरह से हालात बदले। उस दौरान तो मतलब ईश्वर की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा था। ऐसा पहले काफ़ी हुआ है। एक समय ऐसा था कि हालांकि उस समय बहुत मैं जैसे शोला और शबनम के बाद तकरीबन 2 साल तक कोई काम नहीं था। अच्छा, क्योंकि वो फिल्म हिट हो गई थी, इसलिए काम नहीं मिला। इसलिए लोग सिर्फ इंस्पेक्टर का रोल देना चाहते। अच्छा, एक टाइप कास्ट बना दिया। हाँ, और शूटिंग के दौरान ही मुझे लोगों ने बताया था, खासतौर से महावीर शाह ने, जो बेचारे अब तो गुजर गए हैं, उन्होंने बताया था कि ये मेरी 28वीं फिल्म है एज इंस्पेक्टर, मुझे कोई दूसरा कैरेक्टर देता ही नहीं। और उसी ने फिर मुझे वो बताया कि जगदीश राज जी को तो आज तक मतलब जीवन भर उन्होंने सिर्फ इंस्पेक्टर के रोल किए। तो मैं डर गया कि ये हालत अगर होनी है, मैं इस काम के लिए थोड़ी आया हूँ बॉम्बे। तो मेरा अपना एक अलग रिस्पेक्ट है, एक अलग सोच है। एक अच्छा एक्टर जिस तरह से काम करता है यहाँ, जैसे श्री राम लागू या दिलीप साहब हमारे आइडियल रहे, तो मैंने कहा अगर ऐसा हो जाएगा तो ये तो गड़बड़ है। तो मैंने वहीं डिसाइड किया था, कि एक ही तरह का इस फिल्म के रिलीज़ के बाद मैं इस तरह के रोल करूँगा ही नहीं। और जब फिल्म रिलीज़ हुई, हिट हुई, तो लोगों ने मुझे इंस्पेक्टर के रोल के लिए याद करना शुरू कर दिया। जीपी सिप्पी, राजन कोठारी, ये सब बड़े बड़े नाम हैं। तो मैंने उनको मना करना शुरू कर दिया तो उनको लगा यार तो ये तो बड़ा एरोगेंट है, बड़ा घमंडी है, अभी नया तो आया है। तो मेरे बारे में ये अफवाह फैल गई कि ये बहुत घमंडी एक्टर आया है जिसने इसमें रोल किया था। तो पहले लोग बुला रहे थे, फिर लोगों ने बुलाना बंद कर दिया। तो पहले तो मैं थोड़ा विचलित रहा, सोचता रहा कि चलो अब आएगा। एक आधा महीना मैंने देखा, उनका ये गड़बड़ है। तो फिर मैंने लोगों को फ़ोन करना शुरू किया, तो लोगों ने फ़ोन पर ही जवाब देना शुरू कर दिया कि आप तो इंस्पेक्टर का रोल कर नहीं रहे ना। अच्छा, कुछ और रोल होगा तो बताएंगे, अभी तो हमारे पास इंस्पेक्टर के रोल चाहिए, या आने वाली जो फिल्म है हमारी वो इंस्पेक्टर के रोल के लिए। फिर लोगों से मिलने गए,
तो उन्होंने भी ऐसे ही रिएक्ट करना शुरू किया। इस चक्कर में 2 साल तक मुझे कोई काम नहीं मिला। अच्छा। अब आप सोचिए फैमिली के साथ बॉम्बे में 2 साल कैसे गुजारे होंगे। ये जो स्ट्रगल का पीरियड है बहुत ही। तो फिर कौन सी फिल्म मिली टफ कुछ रहा। याद हो जिससे आपको फिर एक नया वो मिला? उसके बाद फिर मैंने एक सीरियल स्वीकार किया, वो भी भरत रंगाचारी को शायद आप जानते हो, जिन्होंने चट्टान फिल्म बनाई, वक्त हमारा है बनाई, बहुत बढ़िया ज़हीन डायरेक्टर रहे फिल्म के, FTII से रहे वो। तो उन्होंने फ़ोन मुझसे मिलता रहता था मैं, तो उन्होंने एक बार फ़ोन किया कि मैं एक सीरियल प्रोड्यूस कर रहा हूँ, करना चाहोगे क्या? तो मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैं डिसाइड करके आया था कि मुझे टेलीविज़न नहीं करना है, क्योंकि मैं फोकस था मेरा कि फिल्मों में काम करना है और फिल्मों में विलन मुझे इस्टेब्लिश होना है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं शाम को फ़ोन करता हूँ आपको। तो जब भी कंफ्यूजन होता है मैं अपनी वाइफ से ज़रूर डिस्कस करता हूँ। बात हुई, मैंने अपनी वाइफ को बताया। इस मामले में वाइफ का सपोर्ट मुझे बहुत रहा है। अच्छा। हर तरह की परेशानियों में बहुत सपोर्ट हमको रहा, तो ताकत है उनमें, समझ लो। तो मैंने उनसे डिस्कस किया, मैंने कहा 2 भाव आ रहे हैं मेरे मन में। एक तो ये कि अगर टेलीविज़न किया तो ऐसा ना हो कि फिल्म वाले ना मिले, आपको एंटरटेन करें ही ना, जो कि होता रहा। दूसरे ये है कि इस फिल्म से फ़ायदा ये है कि अगर ये कैरेक्टर मुझे मिलता है, उन्होंने बताया कि मेन कैरेक्टर है, तो मैंने कहा अगर मेन कैरेक्टर मिल रहा है तो मुझे ये इस्टेब्लिश करने के लिए ये कैरेक्टर काफ़ी रहेगा कि मैं इंस्पेक्टर के अलावा भी दूसरे काम कर सकता हूँ। सो ये 2 भाव आ रहे हैं, तो उसमें डिसाइड करना है। तो उन्होंने कहा कि ये वही सीरियल है जिसमें आपने पिताजी का रोल किया था, जो हाँ बिजनेसमैन का रोल किया था। परिवर्तन नाम का सीरियल था जो UTV का था। उन्होंने UTV टेलीविज़न प्रोड्यूसर रहा। अभी आपने जो फिल्मों में जितने भी रोल किए हैं, कोई ऐसा आपको रिग्रेट या मिस रह गया है कि, या फिर अभी कोई आप में ड्रीम रोल हो जिसे आप करना चाहते हो कि नहीं, अगर मुझे ये रोल ऑफर मिलता है तो मैं सबसे पहले करूँगा? इस बारे में सोच मेरी बहुत अलग है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो काम मैंने किए हैं, जो रोल्स मैंने किए हैं, जो फिल्में मैंने की हैं, जिस तरह के डायरेक्टर्स के साथ काम मैंने किए हैं, प्रोड्यूसर्स के साथ काम किए हैं, लोग आज भी मेरे उन कैरेक्टर्स को याद करते हैं, वो डायलॉग बोल के बताते हैं हमको जो हमने किए हैं। तो बेस्ट की कोई परिभाषा नहीं है यहाँ पर कि आप ये करेंगे तो बेस्ट हो गया, मतलब हो गया। ये अल्टीमेट तो कुछ है नहीं। आप कुछ भी कर लो वो भी अल्टीमेट से कम ही लगता है, कम ही होता है। तो जो इतना काम किया है, अभी भी जो भी मैं काम मिलता है, जो भी काम मुझे करना होता है, उसको 100% मेहनत करके उसको करता हूँ। आज मतलब जो इतनी एज होने के बाद भी या इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी मैं छोड़ता नहीं। जो भी काम करता है पहले करता हूँ, पहले उसके लुक पे जाते हैं, फिर उसके कैरेक्टराइजेशन पर जाते हैं, फिर उसको उसी हिसाब से तैयार करते हैं। अभी जो भी फिल्में देखी हैं आपने, ये देखिए मेघना गुलजार वाली, छोटा सा ही रोल है, लेकिन आपको लगेगा, महसूस होगा कि ये सरदार पटेल का कैरेक्टर है। कभी आपको ऐसा नहीं फील हुआ कि जैसे कोई रोल कोई दूसरा विलन कर रहा हो और आपको वो ऑफ़र हुआ और आपने रिजेक्ट कर दिया, और दूसरे ने जब किया तो वो उठकर सामने आएगा? ऐसा कोई रिग्रेट या ऐसी कोई फिल्में रिजेक्ट की हों जिसको आपका बाद में पछतावा हुआ हो कि नहीं, रिजेक्शन का मतलब ऐसा नहीं रहा। कई फिल्में ऐसी रहीं जो मैंने नहीं की कई वजहों से और दूसरों ने की, लेकिन वो कोई बात नहीं है। बाकी मैं हमेशा ये मन में ये बना रहा, जिस तरह से अमरीश पुरी साहब ने अपना नाम बनाया, मुकाम वो खुश हुआ, उस तरह का वो मुकाम मुझे विलन का काम करते हुए नहीं मिले, लेकिन मुझे इस बात का सेटिस्फेक्शन है कि जो काम मैंने किया है, लोगों ने इस तरह से उनको स्वीकार भी किया है और मुझे
और लोगों से बेहतर और लोगों से अलग एक एक्टर के तौर पर स्वीकार किया है, जैसा वो खुद भी बताते हैं और खुद भी मुझे महसूस भी होता है। तो मेरे लिए काफ़ी है ये। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जब तक मैं अभी काम करने की स्थिति में हूँ, मुझे लोग इसी तरह के काम के लिए कंसीडर कर रहे हैं। अभी जो भी मैं वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, आजकल तो OTT का ज़माना है, तो आपको ये एक और ओपनिंग हमारे लिए हो गई है। कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स हमारे सामने आ रहे हैं। किसी में मैं फादर कर रहा हूँ, वो भी ऐसा फादर जो थोड़ा सा टेढ़ा फादर। किसी में मैं अभी जैसे अगर मैं जिक्र करूँ तो अभी जो एक फिल्म आने वाली है सिद्धार्थ रॉय कपूर की, वो लड़की है कहाँ, तापसी पन्नू वगैरह हैं। अच्छा। उसमें मैं मसाला किंग हूँ। अच्छा। टॉप का उद्योगपति है, काफ़ी पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा है। एक उद्योगपति का कैरेक्टर है, उसको भी मैंने उसी हिसाब से बनाया है उस कैरेक्टर। फिर एक फिल्म है जिसमें मैं गांधी टॉक्स नाम है फिल्म का, गांधी टॉक्स साइलेंट फिल्म है। अच्छा, इस ज़माने में साइलेंट फिल्म है, 2 घंटे की मूवी है। हाँ। साउथ के सब स्टार्स हैं उसमें। अच्छा। विजय सेतुपति है, अरविंद स्वामी है। एक ये फिल्म है पूरी साइलेंट है और 2 घंटे की मूवी है। एक ये वेरिएशन है अपने आप। एक वेब सीरीज़ में मैं रेत माफिया हूँ। ये सब आने वाले प्रोजेक्ट हैं। ये सब आने वाले प्रोजेक्ट है। एक फिल्म में मैं बिहारी बैकड्रॉप पर एक बाहुबली हूँ। इस तरह के कैरेक्टर्स, और वो बाहुबली भी ऐसा ही कि उसको ड्रेसेस वगैरह पहनने का शौक़ है। हर दिन कुछ नया दिखने का शौक़ है। कभी वो हैट लगा लेता है कुर्ते पजामे के ऊपर, कभी सूट पहन लेता है, कभी जैसे घुड़सवारी करते हुए जो पूरी अटायर होता है वो पहन लेता है। और इस तरह का है, मज़ेदार, कमाल का। चलिए अभी इस बातचीत को अब अपने खात्मे की ओर ले चलते हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आपने थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर अपने आप को इस्टेब्लिश किया, फिर अभिनेता के तौर पर फिल्मों के ज़रिए भी नाम कमाए। कलाकार की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी कला का सम्मान हर जगह हो, लेकिन अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो यहाँ क्या आपको लगता है कि सिर्फ हीरो या फिर हीरोइंस या फिर उसके आजू बाजू के जो किरदार हैं उनको ज़्यादा सम्मान मिलता है? खासकर अगर पुरस्कारों की बात करें, चाहे वो फिल्म फेयर हो या स्क्रीन हो या फिर राष्ट्रीय पुरस्कार हो, इस तरह का सम्मान जो है, जो सहायक कलाकार होते हैं उनको बहुत कम ही मिलता है। तो ये पार्शलिटी जो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से देखी जाती है, इसका अफसोस आपको कहीं ना कहीं है कि हमें जो लीडिंग अवार्ड्स हैं वो नहीं मिले? अफसोस मतलब मैं उस मामले में तो मैंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा इस तरह से सोचता नहीं हूँ, लेकिन एक कमी ज़रूर महसूस करता हूँ इस तरह की कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए। मतलब ऐसे बहुत सारे चांसेस थे जब मुझे आराम से मिल सकता था। इसी विरासत की हम अगर बात करें तो उसके लिए मिल सकता था, एक सपोर्टिंग के लिए, सरफरोश के लिए मिल सकता था, सत्या के लिए हमको मिल सकता था, और कच्चे धागे के लिए मुझे मिल सकता था। ऐसे की लाइन से लगी हुई है फिल्में, ओ माय गॉड के लिए मिल सकता था। ये सब हैं ऐसे परफॉर्मेंसेस जो मिल सकता था। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ठीक है। अफसोस इस बात का होता है कि कहीं कुछ तो ऐसे सिस्टम में बदलाव आना चाहिए जो निष्पक्ष भाव से इस तरह के आर्टिस्ट को सपोर्ट कर सके, इस तरह के आर्टिस्ट के काम को एक्नॉलेज कर सके। चलते चलते एक आखिरी सवाल, OMG को लेकर जिस तरह से विवाद हुए और आपका जो रुख रहा या सेंसर बोर्ड का जो रुख रहा, जो फिल्में कट करते हैं, सिर्फ OMG ही नहीं, आज पुरुष जैसी फिल्में या दूसरी फिल्में जो सेंसर बोर्ड के कट्स का शिकार होती हैं, जिसमें डायरेक्टर्स की अपनी आज़ादी, प्रोड्यूसर्स की अपनी आज़ादी ख़त्म हो जाती है और जो समाज को अच्छा मैसेज देना चाहती हैं लेकिन वो कट्स का शिकार हो जाती हैं। तो आपका विरोध जायज़ था, लेकिन इस तरह की समझ जो है हर बार बदलाव करने की कोशिश की जाती है कि जब नया सेंसर बोर्ड चेयरमैन आएगा तो ये बदलाव करेगा, वो बदलाव करेगा, लेकिन वो सरकार की पॉलिसियों के अंदर वो बदलाव जो है ना के बराबर रहते हैं। वहाँ जो आता है उसको बदलाव लाने, उस व्यक्ति को बदलाव जब तक वो नहीं लाएगा तब तक नहीं होता जी। बाहर से नहीं हो सकता, अंदर ही ऐसा समझदार व्यक्ति जाना चाहिए जो उनको कन्विंस करा सके जी। जो भावनाएं हम व्यक्त कर रहे हैं या जो हम समझते हैं कि समाज के लिए जो अच्छा है वो हाईलाइट होना चाहिए।
जो समाज के लिए ख़राब है वो उसको नहीं आना चाहिए बाहर या उसको बदला जाना चाहिए। ऐसा इस समझ का व्यक्ति अगर वहाँ जाएगा, वो अंदर अगर बदलाव लाने की कोशिश करे तो बदलाव आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो कई बड़े गीतकार या फिर और दूसरे जो ओमिनियन पर्सनालिटी हैं कई लोग गए वहाँ पर, लेकिन नहीं कर पाए, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। चलते चलते एक मैसेज क्या देना चाहेंगे अपने फैंस को? न्यू कमर्स को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो परफॉर्मिंग आर्ट है वो हमेशा अभ्यास मांगता है। अभ्यास की कमी से ही या तो एक्टर कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। एज एन एक्टर, एज ए परफॉर्मर अपने अभ्यासों को कम ना करें। एक अभ्यास अपनी आदत बना लें, ये बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग का समय जो भी आपका हो सकता है वो सिर्फ अभ्यासों के लिए रखें। इसमें जो भी आपको अपने अंदर अपने एज एन एक्टर कमी लगती है, उन कमियों को उस पर्टिकुलर आवर्स में आप अपने आप को दूर करने की कोशिश करें। ऐसा मैंने किया है, इसलिए मैं आपको वही बता रहा हूँ और इसके बहुत बहुत फ़ायदे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। ये थे देश के मशहूर अभिनेता और थिएटर आर्टिस्ट गोविंद नामदेव जी, जो हमसे बातचीत कर रहे थे।